केन्या से आपने सबसे पहले आप ये कुछ इमेजेस देखिए। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर में सिचुएटेड आइलैंड है, माजुली आइलैंड। अब ये सुंदर सा टी गार्डन देखिए, और ये देखिए, ये ब्रिज देख रहे हैं आप। ये किसी वाटर बॉडी पे सिचुएटेड इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज है। ये सारी लोकेशंस असम की हैं। असम इज़ द गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट। क्यों है गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट? अगर आप इसको इंडिया का ऐसे मेन लैंड इधर वाले एरिया को अगर मान लें, अगर आप ऐसा अगर इमेजिन कर लें, आपको करना तो नहीं चाहिए, सारा कुछ मेन लैंड है, लेकिन अगर मान लें तो अगर ये वेस्ट बंगाल है, आप जानते हैं, तो सबसे ऊपर जाएंगे तो आपका ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक, यहाँ तक तो आपको बताया। इसके बाद आप ये पोर्शन जो देख रहे हैं, ये वेस्ट बंगाल हो गया। उसके ऊपर वाला पोर्शन जो देख रहे हैं वो सिक्किम है, दैट मीन्स कि ये सिक्किम है। और फिर अगर आपको नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी जाना है, असम तो चले गए आप, ठीक है, वेस्ट बंगाल से होके यहाँ से, लेकिन असम के बाद आपको अरुणाचल प्रदेश जाना हो, नागालैंड जाना हो, मणिपुर जाना हो, या मिजोरम जाना हो, या यहाँ पे त्रिपुरा जाना हो, इन सारी लोकेशन पे जाने, इनफैक्ट मेघालय मेघालय जाना हो, इन सारी लोकेशन पे जाने के लिए आपको असम से होके जाना पड़ेगा। इसीलिए असम को गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। बाकी आप भूटान चाहें तो आप ऐसे पहुंच जाएं वेस्ट बंगाल से, क्योंकि वेस्ट बंगाल से कनेक्टेड है भूटान भी, है ना। सिक्किम तो आपको वेस्ट बंगाल से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया का कोई एक स्टेट जो कि कनेक्टेड है सिक्किम से, वो वेस्ट बंगाल ही है, नॉर्थ बंगाल। लेकिन बाकी नॉर्थ ईस्ट के सिक्किम छोड़ के सारे स्टेट में जाने के लिए आपको असम से होकर जाना पड़ेगा, इसीलिए असम को गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। तो ये जो सेवन सिस्टर्स हुई सिक्किम को छोड़ के, उसमें से एक असम, बाकी 6 जगह जाने के लिए आपको यहाँ से होके जाना पड़ेगा। साथ ही साथ एक असम एक कॉस्मोपॉलिटन प्लेस भी है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं सारे जो ऑलमोस्ट स्टेट हैं सबका जुड़ाव असम से है। सब यहीं पे आके यहाँ की नाइट लाइफ तक है, गुवाहाटी की अच्छी खासी, रोजगार धंधे के काफ़ी अवसर हैं असम में बाकी स्टेट के हिसाब से, ट्रेड कॉमर्स सब कुछ है। और असम की हिस्ट्री ऐसी है कि यहाँ के कई सारे स्टेट इनफैक्ट असम से ही टूट टूट के बने हैं, उसी के पार्ट से बने हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है असम की। तो इस लेक्चर में हम लोग अपना पुराना वाला स्टाइल जारी रखते हुए सब कुछ वहाँ का पढ़ेंगे, असम का कुछ नहीं छोड़ेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि असम में यूनिक क्या है, क्या स्पेशल है। सबसे पहले यही देखिए कि माजुली आइलैंड जो है, और माजुली आइलैंड ये पड़ता है, चूँकि माजुली आइलैंड काफ़ी फेमस हुआ तो एक डिस्ट्रिक्ट ही बना दिया गया, ये पूरा माजुली डिस्ट्रिक्ट ब्रह्मपुत्र फ्लो करती है उसी के अंदर, उसी में ये आइलैंड बना हुआ है। माजुली दुनिया का सबसे बड़ा रिवर पे सिचुएटेड आइलैंड है। इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे छोटा अगर इनहैबिटेड कोई आइलैंड देखे तो वो भी आपके असम में ही सिचुएटेड है। उमानंदा कहाँ सिचुएटेड है मैं आपको आगे बताऊंगा। स्टेट एम्बलेम की अगर बात करें तो स्टेट बर्ड यहाँ का वाइट विंग्ड वुड डक है, जो कि एक इंडेंजर्ड स्पेसीज है, आगे बायोडाइवर्सिटी में पढ़ेंगे। स्टेट एनिमल आप हर लोग जानते हैं, हर कोई जानता है, वन हॉर्न राइनोसेरस। इसकी क्या हैबिटेट है, कहाँ पाया जाता है, असम में इसकी कंजर्वेशन का क्या स्टाइल है, कैसे किया जा रहा है, ये सारा कुछ आगे डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी में। आपको जानकर खुशी होगी कि एशिया का ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड दिग्बोई असम में ही है। दिग्बोई यहाँ पे सिचुएटेड है। दिग्बोई असम में एशिया का ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड है, रिफाइनरी भी। ये जो मैंने आपको इमेज दिखाई थी ब्रिज की, वो थी ढोला सादिया। ढोला सादिया ब्रिज का ही नाम भूपेन हजारिका के नाम पे रख दिया गया, तो भूपेन हजारिका सेतु बन गया। ये लॉन्गेस्ट ब्रिज है इंडिया का अगर वाटर पे बात करें तो। एक और यहाँ पे काफ़ी ब्रिज फेमस है, बोगीबील रिवर ब्रिज। ये लॉन्गेस्ट रेल कम रोड, जहाँ रेल भी चले, रोड भी हो, हाईवे भी हो, ऐसा ब्रिज की बात करें तो फिर वो इंडिया का लॉन्गेस्ट हो जाता है। आप लोगों को हमेशा टी के नाम पे दार्जिलिंग याद आता है। दार्जिलिंग मतलब कि आपको कि नॉर्थ असम, ये वेस्ट बंगाल याद आता है। लेकिन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर टी का अगर कोई स्टेट है तो मोर देन 50% प्रोडक्शन असम से होता है, असम टी का। दार्जिलिंग का जीआई टैग फेमस है, ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन की क्वांटिटी की बात करें तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी जो है वो असम ही है। ऑफशोर तो आपका नेचुरल गैस ओएनजीसी निकालती है मुंबई के पास से, लेकिन ऑन शोर जहाँ पे समुद्र ना हो, टेरिटोरियल एरिया से नेचुरल गैस की एक्सट्रैक्शन की बात करें तो असम ही लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में अगर किसी की हाईएस्ट जीडीपी है तो वो असम की है। अब थोड़ा सा इसको मैं एनलार्ज करूँगा इमेज को, और असम के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो कि मुझे आगे पता है कि लोकेशन बताने में यूज़फुल होंगे, तो उन कुछ डिस्ट्रिक्ट को जो इंपॉर्टेंट है उनका बस एक बार नाम देख लिया जाए। स्टेट का तो आप जान ही गए कि 6 स्टेट से मिला हुआ, साथ ही साथ असम आपके वेस्ट बंगाल से भी मिला हुआ है, तो 7 स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। कंट्री की बात करें तो असम जो है अपने इस एरिया से, यहाँ पे आपको पहले मेघालय की मैपिंग में भी ये चीज़ बताई है कि बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप धुबरी नाम का जिला देख रहे हैं, वहाँ से भी ये बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो 2 डायरेक्शन से बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। उसके अलावा ये देखिए भूटान से भी बॉर्डर शेयर कर रहा है। अपर एरिया में, दुआर एरिया में, हिमालय के जो नीचे की फूट हिल्स होते हैं उसको नॉर्थ ईस्ट में हम लोग दुआर रीजन बोलते हैं।
बाकी म्यांमार से असम की बॉर्डर टच नहीं होती क्योंकि ये सारा ऑक्यूपाइड है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा से। चलिए सबसे पहले लेफ्ट से शुरुआत करते हैं। इस एरिया को हम लोग देखिए, अगर असम का ये मैप है तो आप खुद सोचिए ना एक बार कि ये पूरा असम का मैप हुआ है ना, तो अगर ये पूरा असम का मैप है तो ये एरिया अपर असम नहीं हो गया? ये अपर असम हो गया और ये क्या हो गया? लोअर असम हो गया। ब्रह्मपुत्र इसमें क्यों फ्लो करती है आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं। ऊपर अरुणाचल की पहाड़ियाँ हैं, आपको पहले अरुणाचल पढ़ाया। इधर मैंने आपको बताया कि नागालैंड में भी इधर से ऊंचाइयाँ हैं, पटकाई बूम वगैरह। मणिपुर में भी हिल्स हैं, ये सारे हिल्स हैं। मेघालय भी प्लेटू है, तो सब कुछ तो प्लेटू है, सब कुछ तो ऊंचाई है। तो ब्रह्मपुत्र यहाँ से जब आती है तो उसको कोई रास्ता ही नहीं मिलता, सारा इधर करके फ्लो करके बांग्लादेश जाके समुद्र में मिल जाती है, क्योंकि रिवर को तो जाना है समुद्र की तरफ, तो रास्ता निकाल लेती है। और इसीलिए फ्लडिंग बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे पूरे एरिया में, एक तरह का पूरा फनल बन जाता है ये। एनीवे अगर लेफ्ट से शुरुआत करें तो चलिए कुछ तो डिस्ट्रिक्ट देखते हैं। धुबरी क्यों देखेंगे हम लोग? क्योंकि ब्रह्मपुत्र निकलती है बांग्लादेश में, अगर असम से तो धुबरी से होके निकलती है। व्हाट अबाउट ब्रह्मपुत्र को हम पूरा यहाँ से धुबरी से लेके ऊपर तक कनेक्ट कर दें? क्योंकि देखिए अपर रीचेज में अरुणाचल प्रदेश में हम बोट नहीं चला सकते, बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं चला सकते, स्टीमर वगैरह, बड़े जो जहाज होते पानी के नहीं चला सकते, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में तो पहाड़ियाँ हैं, गॉर्जेस रहेंगी, फॉल होगा, है ना, उसमें क्या ही चलेगा। लेकिन ब्रह्मपुत्र तो पूरा प्लेन है। अगर उस प्लेन के शांत पानी में, शांत पानी क्या, ब्रह्मपुत्र का फ्लो तो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत तेज़ होता है, लेकिन कम से कम एक फैला है। चौड़ाई कितनी होती है आपको पता है? 10-10 किलोमीटर तक चौड़ाई होती है ब्रह्मपुत्र की एक एक जगह। इंडिया की ये मोस्ट वाइड रिवर भी है साथ ही साथ। एनीवे शुरुआत करें अगर धुबरी से, तो धुबरी से हम जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र चली जाती है आपके बांग्लादेश में, और आती कहाँ से? आती है तिनसुकिया से। यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है। तिनसुकिया जो जगह है वो वहाँ पे एक सादिया नाम की जगह है। तो इसीलिए इंडिया का जो नेशनल वाटरवे 2 डेवलप किया जा रहा है ना, और किया जा रहा है, क्या कर लिया गया ऑलमोस्ट। नेशनल वाटरवे 2 जो है वो सादिया से लेके, सादिया तिनसुकिया में डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, सादिया से लेके कैसे जाएगा? धुबरी। ठीक है, इसकी लेंथ ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर है, पूरे असम को ट्रेस पास कर रहा है इधर से उधर। ओके, और यहाँ चली जाएगी तो समझ लीजिए कि आपका बांग्लादेश भी कनेक्ट हो गया। धुबरी से लेके सादिया तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में ये जो कनेक्शन है, इसी को हम लोग नेशनल वाटरवे 2 बोलते हैं। एक कॉन्सेप्ट तो ये क्लियर हुआ। धुबरी के ऊपर ये वाला डिस्ट्रिक्ट इग्नोर कर दीजिए, धुबरी के ऊपर देखिए कोकराझार डिस्ट्रिक्ट। ये कोकराझार डिस्ट्रिक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है खुद देखिए। वेस्ट बंगाल से भी कनेक्शन है, हालांकि वेस्ट बंगाल से धुबरी का भी कनेक्शन है, कोकराझार का भी कनेक्शन है, भूटान से भी कनेक्शन है। ये कोकराझार में अभी अभी एक नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ है लास्ट मंथ, उसका नाम है रायमोना नेशनल पार्क। ये आपके असम का लेटेस्ट नेशनल पार्क है। 2 नेशनल पार्क नए आए हैं, उसमें से एक रायमोना है, ये कोकराझार जिले में ही पड़ेगा। कोकराझार के बगल में देखिए चिरांग और बक्सा। चिरांग और बक्सा आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे मानस नेशनल पार्क है। मानस नेशनल पार्क वही नेशनल पार्क है जिसकी कनेक्शन भूटान के रॉयल नेशनल पार्क से, तो इधर भूटान का रॉयल नेशनल पार्क हो जाएगा, और चिरांग और बक्सा आपके उससे कनेक्ट हो जाएंगे, किसके थ्रू? मानस नेशनल पार्क के थ्रू। उसके बाद चले आइए दरांग और सोनितपुर। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दरांग और सोनितपुर में मिला के, मतलब ऐसे पूरा स्ट्रेच मिला के ओरांग नेशनल पार्क है। सोनितपुर साथ ही साथ इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोनितपुर जो है एलिफेंट रिजर्व भी है। आसाम का यहाँ पे, सॉरी अरुणाचल प्रदेश का यहाँ पे कामेंग पड़ता है। ये कामेंग और सोनितपुर एक एलिफेंट का लैंडस्केप है, उसमें से सोनितपुर में एक एलिफेंट रिजर्व है, एक उधर कामेंग में एलिफेंट रिजर्व है। इनफैक्ट चिरांग में भी एक चिरांग रिपू करके एलिफेंट रिजर्व है, और यहाँ पे भी एक लैंडस्केप बनता है। यहाँ पे वेस्ट बंगाल का करके एक, वेस्ट बंगाल का ईस्टर्न दुआर एलिफेंट रिजर्व है यहाँ पे, उसकी कनेक्शन, ये पूरा जो लैंडस्केप बनता है इसको, इसमें 2 एलिफेंट रिजर्व हो गए। वेस्ट बंगाल की तरफ जो एलिफेंट रिजर्व है वो है ईस्टर्न दुआर से एलिफेंट रिजर्व। ईस्टर्न दुआर, वही दुआर हिमालयन फूट हिल्स, ईस्टर्न दुआर एलिफेंट रिजर्व। और जो आपके असम में है उसका नाम क्या है? यहाँ पे है चिरांग में है तो चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व। क्लियर हो गया? तो साथ ही साथ देखिए आपको 2 एलिफेंट रिजर्व भी मैंने बता दिया। अब उस एरिया के नीचे देखिए, दरांग के थोड़ा नीचे देखिए, कामरूप, कामरूप मेट्रो। ये जो कामरूप मेट्रो डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं, इसी में असम का सबसे बड़ा शहर है, उसी का नाम है गुवाहाटी। लेकिन असम का कैपिटल ना ही कामरूप मेट्रो है ना ही गुवाहाटी है। कामरूप मेट्रो के अंदर, गुवाहाटी सिटी के अंदर एक छोटा सा सर्किट हाउस है जिसका नाम है दिसपुर, वो उसका कैपिटल बनाया हुआ है।
एनीवे सोनितपुर में तो आपने अभी अभी देखा था क्या, ओरांग। ओरांग कहाँ कहाँ था, दरांग और सोनितपुर में। ये एरिया में दरांग और सोनितपुर में ओरांग नेशनल पार्क था। सोनितपुर में एक और नेशनल पार्क है और वो एक्सक्लूसिवली आपके सोनितपुर में ही है। सोनितपुर में देखिए एलिफेंट रिजर्व भी हो गया, सोनितपुर दरांग में आपका ओरांग नेशनल पार्क हो गया। सोनितपुर ज़िले में ही एक और नेशनल पार्क है, उसका नाम है नामेरी। मेरी नहीं रही वो, नामेरी नेशनल पार्क, सोनितपुर। कहानी इतने से ख़त्म नहीं होगी, फिर से चले आइए सोनितपुर। सोनितपुर, उसके साथ गोलाघाट। गोलाघाट कहाँ पे आएगा, ये एरिया गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट। साथ ही साथ क्या आएगा, नगांव और विश्वनाथ। तो विश्वनाथ और नगांव, ठीक। ये पूरा एरिया जो है ऐसे करके यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क है। काजीरंगा नेशनल पार्क। तिनसुकिया में एक लोकेशन तो आपने पढ़ी, सादिया, वो नेशनल वाटरवे के लिए, सादिया से धुबरी। लेकिन ये तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ जो आसपास में जिले हैं, तिनसुकिया और डिब्रूगढ़, इन दोनों में मिला के दिब्रू साइकोवा साइकोवा नेशनल पार्क है। दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में मिला के, तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ में। एक और नेशनल पार्क, जैसे आपका यहाँ पे एक नेशनल पार्क बना ना रायमोना, उसी तरह से एक और नेशनल पार्क अभी बना था साथ में। पहले 5 थे, 2 बड़े हैं। एक तो रायमोना बना जो आपको बता दिया, दूसरा बना है दिहिंग पटकाई। ये पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था। दिहिंग पटकाई जो है वो भी डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया में ही पड़ता है, लेकिन थोड़ा नीचे पड़ेगा। तो ऊपर वाले एरिया में ऐसे करके क्या रहेगा, वो रहेगा दिब्रू साइखोवा, और नीचे वाले एरिया में क्या रहेगा, यहाँ पे है दिहिंग पटकाई। आप खुद समझ सकते हैं, पटकाई पहाड़ियों की बात हो रही तो दिहिंग पटकाई एकदम अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ पे दिहिंग करके रिवर है, उसी के नाम पे पड़ा हुआ है। वो रिवर नीचे से आती है अरुणाचल प्रदेश साइड से। अच्छा, ये ओल्डेस्ट रिफाइनरी ऑयल एक्सट्रैक्शन की प्लेस जो है वो मैंने आपको बताया दिग्बोई, लेकिन दिग्बोई है कहाँ, दिग्बोई भी तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। अब बाकी जो प्लेसेस हैं उसका बस नाम सुन लीजिए। इसमें से नीचे के करीमगंज और हैलाकांडी ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। कचर डिस्ट्रिक्ट थोड़ा दिमाग में रहे, दीमा हसौर दिमाग में रहे, और ये जो कार्बी आंगलोंग देख रहे हैं उसका वेस्ट है, कार्बी आंगलोंग का ईस्ट है, ये भी दिमाग में रहे। हो जाए भी थोड़ा दिमाग में रहे। बाकी सारे तो हमने सुन ही लिए। मजूली आपको बता ही दिए। एक जोरहाट लखीमपुर भी रहना चाहिए ब्रेन में, बाकी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये जो मैंने आपको बोगी बिल रिवर ब्रिज बताया, लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज इन इंडिया, यहाँ पे जो आप जिला देख रहे हैं धेमाजी, और नीचे जो डिब्रूगढ़ देख रहे हैं, दोनों के पास में ऐसे बीच में ब्रह्मपुत्र फ्लो करती है। वहीं पे जो ब्रिज बनाया हुआ है वही है बोगी बिल ब्रिज। देन व्हाट अबाउट भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सादिया ब्रिज। देखिए यहाँ पे आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र आती है इससे। ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी आपको मैंने पहले क्लासेस में बताई थी, एक लोहित। उसी लोहित रिवर के ऊपर तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही एक ब्रिज बनाया हुआ है। ब्रिज के एक साइड में है ढोला, वो भी तिनसुकिया में ही पड़ेगा। ब्रिज के दूसरी साइड क्या है, सादिया, जहाँ से ब्रह्मपुत्र एकदम एंटर करती है असम में। तो एक तरफ हो जाता है ढोला, एक तरफ हो जाता है सादिया, इसीलिए नाम पड़ा है ढोला सादिया ब्रिज। और ये किस पे लोकेटेड है, ये ब्रह्मपुत्र पे नहीं, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी लोहित पे लोकेटेड है। और जैसे ये प्लेस कनेक्ट होता है लोहित के ऊपर ढोला सादिया, तो हम अरुणाचल प्रदेश और असम को कनेक्ट कर पाते हैं। अब आ जाते हैं पूरे असम की हिस्ट्री पे। देखिए, मैं नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स की हिस्ट्री पे क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे एनसीईआरटी में या नॉर्मल जो हमारे एकेडमिक बुक्स हैं उनमें प्रॉब्लम है। उन्होंने नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स की हिस्ट्री पे बहुत फोकस किया, जैसे कि बाकी जगह तो कोई हिस्ट्री थी ही नहीं। जस्ट लाइक ब्रिटिशर्स फोकस्ड ऑन देयर हिस्ट्री, इग्नोर द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, वी हैव जस्ट रेड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द नॉर्थ इंडिया एंड हैव बिन इग्नोरिंग द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया ऑल्सो एंड नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो। नॉर्थ ईस्ट का तो खास करके बहुत इग्नोर किया गया, जैसे जैसे कि वहाँ पे कोई लोग थे ही नहीं। लेकिन मज़ेदार बात क्या है कि यूपीएससी को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट तो नॉर्थ ईस्ट में है, और साथ ही साथ साउथ इंडिया की हिस्ट्री में है। साउथ इंडिया के आर्ट कल्चर है ना, वहाँ के एनिमल्स वाइल्ड लाइफ के लिए है, उसी तरह नॉर्थ ईस्ट के लिए भी है। तो यूपीएससी के लिए जब है ज़रूरी, तो हम एक बार अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं, पूरे कंट्री को बराबर फोकस दे लेते हैं। जब साउथ इंडिया आएगा, नॉर्थ इंडिया आएगा, तो हम इतनी हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक बार पढ़ लेने में क्या बुराई है, एक बार समझ लेने में क्या बुराई है। चीज़ें फ्रेमवर्क बन जाएगी तो अच्छे से याद रहेंगी ना। तो हमने इसको बांट दिया है एंशियंट हिस्ट्री में, मिडिवल हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में। एक किताब लिखी गई थी बहुत पहले, 1st सेंचुरी एडी में, पेरिप्लस ऑफ द एराइथ्रियन सी। ये पूरे जो है वर्ल्ड की ज्योग्राफी की बातें की गई थी इसमें।
और इसके ऑथर का नाम आज तक कुछ पता नहीं है, नो नेम, एनोनिमस, पता ही नहीं चला कि किसने लिखा था। तो एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन भी आया था प्रीलिम्स में 2-3 साल पहले कि हु वाज द ऑथर ऑफ पेरिप्लस ऑफ द एराइथ्रियन सी, और बीपीएससी में ऑप्शन होता है एक नन ऑफ द अबव। तो पीपल मार्क समथिंग, द आंसर वाज नन ऑफ द अबव, क्योंकि उसके ऑथर का पता ही नहीं चला है। तो कोई कैसे हो सकता है बताया हुआ में से? तो पेरिप्लस ऑफ द एराइथ्रियन सी जो कि काफ़ी पहले लिखी गई थी, उसमें बताया गया है इस एरिया के बारे में, नाम भले दूसरा हो लेकिन इस एरिया के बारे में बताया गया है। ठीक, तब से लेके शुरुआत से लेके जब तक हम हिस्ट्री, एक रिटन हिस्ट्री जानते हैं, तो 12th सेंचुरी तक इस पूरे रीजन को कामरूप कहा जाता था या फिर प्रागज्योतिषा भी कहा जाता था। ये दोनों नाम सेम ही थे, या तो कामरूप नहीं तो प्रागज्योतिषा। कामरूप नाम तो धीरे धीरे चेंज हो गया, ये पूरा एरिया असम बन गया। हालांकि कामरूप एक डिस्ट्रिक्ट रह गया, मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट रह गया, कामरूप मेट्रो, 2 डिस्ट्रिक्ट हो गए बस एक छोटे से एरिया में। पहले पूरा का पूरा एरिया जो था ना, ये पूरा का पूरा कामरूप कहा जाता था। बाद में जब अहोम किंगडम आता है तो उनके कारण इसका नाम पकड़ के असम हो जाता है। लेकिन वेस्टर्न एरिया में थोड़ा सा यहाँ पे कामरूप अभी भी बचा हुआ, लेकिन पहले इसको कामरूप कहते थे और साथ ही साथ क्या कह सकते थे, प्रागज्योतिषा। वही बता रहे हैं कि एक स्मॉल एरिया अभी भी कामरूप कहा जा रहा है, लेकिन मेजर पोर्शन है जो असम हो गया, क्योंकि अहम किंगडम ने अपने आप को स्टैब्लिश कर दिया और पूरे के पूरे ब्रह्मपुत्रा वैली में ऐसे करके असम किंगडम फैल गया। आपको जानकर ये खुशी होगी कि समुद्रगुप्त के, गुप्त डायनेस्टी की अगर बात करें, तो समुद्रगुप्त का तो 4th सेंचुरी का इलाहाबाद पिलर का इंस्क्रिप्शन है, जो कि आप एनसीईआरटी वगैरह में बड़े अच्छे से पढ़ते हैं। उस इंस्क्रिप्शन में इस एरिया के लिए नाम दिया हुआ है, कामरूप का भी उल्लेख है वहाँ पे, साथ ही साथ एक देवक नाम की जगह, और देवक नाम की जगह आज कहाँ समझी जाती है, ये जो असम का सेंट्रल एरिया है उसको देवक कहा जाता है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले, यहाँ पे तो पढ़ा था ना होजाई डिस्ट्रिक्ट, तो असम का जो सेंट्रल एरिया जो होजाई डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए देवक वर्ड यूज़ किया गया और बाकी असम के लिए कामरूप वर्ड यूज़ किया गया। ये समुद्रगुप्त ये कहते हैं कि गुप्त एम्पायर की फ्रंटियर में ये सारे इलाके थे, फ्रंटियर ऑफ द किंगडम जो था ये एरिया था। तो कामरूप, देवक, वहाँ पे मेंशन है सीधे सीधे इन चीज़ों का। तो पता चलता है कि भाई इनकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। फिर बाद में क्या होता है कि ये जो नीचे देवक का एरिया जा, मतलब कि होजाई का जो एरिया था, वो भी कामरूप में अब्जॉर्ब हो जाता है। अब एक सिंगल एंटिटी बचेगी, वो कामरूप बचेगी। इस कामरूप को एंशियंट टाइम से कीरत नारक की लिनिएज के थ्रू 3 डायनेस्टी ने रूल किया, और सारे लोग अपने आप को क्या बोलते थे कि हम नरकासुरा के वंशज हैं। कीरत नरक और नरकासुरा एक ही समझिए, 3 यहाँ पे डायनेस्टी का उल्लेख है, आप बस नाम सुन लीजिए और कुछ मत जानिए। एक आई वर्मन्स डायनेस्टी, फिर आई मलेच्छ डायनेस्टी, और फिर आई कामरूप पाला, जो पाला एम्पायर था ना इधर बंगाल से, बिहार से लेके उड़ीसा से लेके, उन्हीं का एक कामरूप पालाज्मे ने भी यहाँ पे रूल किया। और उन्होंने अपना कैपिटल कहाँ बनाया था, वही कामरूप मेट्रो के डिस्ट्रिक्ट के गुवाहाटी को बनाया था, जो कि पहले क्या था, प्रागज्योतिषपुरा था, है ना। पहले भी प्रागज्योतिषपुरा, गुवाहाटी, कामरूप एक ही रहेगा, ओके। लेकिन सबने नहीं, वर्मन्स ने अपना कैपिटल बनाया था गुवाहाटी को, प्रागज्योतिषपुरा को। लेकिन जो दूसरी डायनेस्टी थी मलेच्छ, उन्होंने अपना कैपिटल बनाया था तेजपुर जिले को। तेजपुर का उस टाइम पे नाम क्या था, हरुपेश्वरा। तेजपुर सुन के आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ऐसा तो डिस्ट्रिक्ट नहीं बता, वो डिस्ट्रिक्ट नहीं है, सॉरी, सोनितपुर जिले में ही तेजपुर भी पड़ता है। तो बिल्कुल तेजपुर कहाँ को कनेक्ट करेगा, अरुणाचल प्रदेश को। और अगर आपको अरुणाचल प्रदेश घूमने जाना है तो आप यहाँ से होके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तेजपुर से होके जा सकते हैं। तो एक डायनेस्टी जो थी उसने रूल किया कहाँ से, तेजपुर से या हरुपेश्वरा से। और जो थर्ड डायनेस्टी थी वहाँ पे, जो कामरूप पैलेस थे, उन्होंने रूल किया गुवाहाटी से, नॉर्थ गुवाहाटी से। नॉर्थ गुवाहाटी का उस टाइम पे नाम था दुर्जय। एक चीज़ जो आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट आपको जानना चाहिए कि जो वर्मन किंग थे उसमें से एक किंग हुए थे वर्मन किंग भास्कर वर्मन। उनका काल था 600 एडी से 650 एडी। इस टाइम पे जो चाइनीज ट्रैवलर थे जिनके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं एंशियंट हिस्ट्री में, जुएनजांग या हुएनजांग, ये जो थे इस एरिया में आए थे। भास्करा वर्मन हु वाज रूलिंग फ्रॉम वेयर, हु वाज रूलिंग फ्रॉम गुवाहाटी। पहली डायनेस्टी गुवाहाटी से रूल कर रही है ना, प्रागज्योतिषपुरा से। तो वहाँ पे जो राजा थे भास्करा वर्मन, उनके दरबार में, उनके रेन के टाइम पे जुएनजांग विजिटेड दिस एरिया ऑल्सो। कहाँ नहीं उसने विजिट किया। ये तो लेकिन एंशियंट हिस्ट्री की बात चल रही थी 12th सेंचुरी की। व्हाट अबाउट मेडिवल हिस्ट्री। देखिए मेडिवल हिस्ट्री में क्या होता है कि एक ग्रुप है, आसाम में आज भी है, बोडो ग्रुप, आप जानते हैं। बोडो ट्राइबल ग्रुप को हम लोग बोडो कचारी ग्रुप से नाम पे ही जानते हैं। उन्हीं में से एक टाइप थी शुतिया। शुतिया जो थे, ये जो आप देख रहे हैं लाइंस, ये शुतिया किंगडम था।
सूतिया किंगडम कहाँ रूल कर रहा है आप देखिए। अगर यहाँ से बीच में ब्रह्मपुत्रा फ्लो कर रही है तो ब्रह्मपुत्रा के थोड़े नॉर्थ बैंक पे, ब्रह्मपुत्रा के थोड़े साउथ बैंक पे, ऐसे करके वो अपर असम में और अरुणाचल प्रदेश में सूतिया किंगडम रूल कर रहा था, जो कि एक बोडो कचारी के ही टाइप थे। ठीक। एक और एरिया था, आप नागालैंड का जब आप पढ़ रहे थे यहाँ पे मैप, तो मैंने आपको बताया था नागालैंड की सबसे बड़ी सिटी दीमापुर। दीमापुर नाम क्यों पड़ा? क्योंकि एंशियंट नाम उसका दीमसा था, और वहाँ पे एक और बोडो कचारी ग्रुप ही रूल कर रहा था, लेकिन वो सूतिया नहीं थे, वो दिमासा थे। दिमासा ट्राइब वहाँ पे रूल कर रही थी। ये वाले एरिया में दिमासा ट्राइब रूल कर रही थी, यहाँ पे सूतिया ट्राइब रूल कर रही थी, और दोनों बोडो कचारी ग्रुप ही हैं। 13th सेंचुरी से लेके समझिए कि 1854 के आसपास तक रूल किया वहाँ पे, है ना। और अपना कैपिटल दिमासा लोगों ने कहाँ बनाया था? दीमापुर में ही बनाया था। तो ये दो एरिया रूल कर रहे थे। ठीक। तब तक ठीक चल रहा था सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। इसी बीच में जो आपने शिवसागर डिस्ट्रिक्ट देखा था, नहीं देखा तो ये देख लीजिए, ये शिवसागर डिस्ट्रिक्ट बीच में पड़ेगा। इस बीच वाले डिस्ट्रिक्ट में मतलब नीचे दिमासा है ना, नीचे दिमासा है, ऊपर सूतियाँ हैं, ये देखिए। हाँ, अब ठीक रहेगा। नीचे दिमासा रूल कर रहे हैं। ओके, 1 मिनट। हाँ, अब ठीक है। नीचे दिमासा रूल कर रहे हैं ये वाले एरिया में, ऊपर सूतिया रूल कर रहे हैं इस एरिया में, और बीच में एक छोटा सा था यहाँ पे एरिया, शिवसागर डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पे अहोम जो थे एक छोटा सा अपना किंगडम रूल कर रहे थे। लेकिन इसी अहोम किंगडम में, जो कि बीच में एरिया में शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में, एक बड़े राजा आते हैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड, सुहुंगमुंग। सुहुंगमुंग जो है, क्या देखते हैं कि उस टाइम पे सूतिया किंगडम थोड़ी वीक हो रही थी, साथ ही साथ जो नीचे का दिमासा किंगडम था वो भी वीक हो रहा था। तो उस पूरे एरिया पे वो गोल करके वहाँ पे कब्जा शुरू करते हैं, शिवसागर डिस्ट्रिक्ट से अपना एरिया बढ़ाते हैं और कब्जा शुरू करते हैं। और 1681 तक वो तो पूरा जो आज का गोलपारा है, गोलपारा लगभग यहाँ पड़ेगा, ठीक है, ये पूरे एरिया पे वो कब्जा कर लेते हैं। अगर आप इसको इस मैप में देखें तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एकदम नीचे तक पूरा पे कब्जा कर लिया, और ये क्या किंगडम बन गया? अहोम किंगडम। इसके पहले अपर असम पूरे पॉलिटी का सेंटर बना हुआ था, क्योंकि सूतिया राजा थे वहाँ पे। अब ये पूरा एरिया क्या है, यहाँ पे बांग्लादेश में करातोया रिवर फ्लो करती है, पूरे एरिया तक कौन? अहोम किंगडम आ गया। वो अपर लोअर सब कुछ लेके बैठे हैं। उसके बाद जो बोडो कचारी ग्रुप थे वो बस छोटे एरिया में, कचर वाले एरिया में, जो नीचे का एरिया है, बस वहाँ सिमट के, इस एरिया में सिमट के रह गए, है ना, कचर और नॉर्थ कचर में। तो आपकी 17th सेंचुरी में नॉर्थ ईस्ट के एम्पायर की क्या मैप बनेगी? ये पूरा एरिया किसका हो गया? ब्लू वाला, अहोम किंगडम का। ठीक। मेघालय के एरिया में यहाँ पे जैंतिया किंगडम थी। मणिपुर अपना अलग सपना देख रहा था, चल रहा था। और जो कचारी लोग थे, बोडो कचारी लोग जो थे, वहाँ पे छोटे से एरिया में नीचे रह गए। बाकी क्या था, इस पूरे एरिया तक, चूंकि ये बांग्लादेश का एरिया, बंगाल का एरिया, तो मुगल एम्पायर पहुंच चुका था। यहाँ पे ध्यान दीजिए, नॉर्थ में, असम में, नॉर्थ में यहाँ पे एक कॉच किंगडम है, उसको ध्यान रखिएगा अभी तक दिमाग में। मुगल एम्पायर देख रहे हैं, पहुंच नहीं पा रहा ऊपर असम के एरिया में, बांग्लादेश तक अटक गया। बाकी इधर कॉच, अहोम, जैंतिया सारे लोग रूल कर रहे हैं आराम से। अभी आपने कॉच किंगडम देखा था ना यहाँ पे, ठीक है। ये कॉच किंगडम भी धीरे धीरे क्या करता है, पीक करता है अपने आप को। द कॉच भी क्या थे? एक बोडो कचारी डायनेस्टी ही थे वो भी, है ना। 1510 में ये लोग यहाँ पे अपना इस्टेब्लिश करते हैं। ये देखिए कहाँ पे है कॉच। ये अगर आप मैप देखेंगे तो ये वेस्ट बंगाल का एरिया हो गया ना, अभी नॉर्थ वेस्ट बंगाल का। तो थोड़े से वेस्ट बंगाल में भी रहेंगे, और ये पूरा जो वेस्टर्न असम है वहाँ पे कॉच लोगों ने कब्जा कर लिया, वेस्टर्न असम पे और वेस्ट बंगाल के नॉर्थ में। लेकिन आपस में क्या होता है, बाद में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। 1581 में ये जो कॉच किंगडम है दो पार्ट में बढ़ जाता है। एक हो जाता है वेस्टर्न कॉच, एक हो जाता है ईस्टर्न कॉच। तो आप खुद सोचिए, मुगल एम्पायर के अंदर किसका, मुगल एम्पायर का सेटेलाइट कौन बनेगा? वेस्टर्न कोच। तो वेस्टर्न कॉच जो एरिया है किंगडम, वो मुगल एम्पायर का वसाल बन जाता है, मतलब उनके ऊपर रूलिंग किसकी है? मुगल एम्पायर की, उनकी बातें मान रहे हैं। और जो ईस्टर्न कॉच का है वो अहोम किंगडम के वसाल बन जाते हैं, अहोम किंगडम के सेटेलाइट बन जाते हैं। लेकिन अहोम इतने पे नहीं छोड़ते ठीक है। इन 1682 कॉच हाजो वॉज एंटायरली अनेक्स्ड बाय अहोम। ये पूरे एरिया को जो है अहोम बाद में अनेक्स कर लेते हैं। कई बार मुगल रूलर यहाँ पे ट्राई करते इन्वेड करने का, है ना, ब्रिटिश के पहले, लेकिन कभी भी उनको विक्ट्री नहीं मिलती है, बार बार उनको हराया जाता है। एक वहाँ पे बड़े वीर थे असमीज अहोम किंगडम के, लचित बोरफुकन। वो पूरे मुगल से लड़ाई करते मुगल को हरा देते हैं। राजा तो उस टाइम पे राजा राम सिंघा थे, लेकिन लक्षित बोरफुकन का नाम बहुत फेमस है। ही डिफीट्स मुगल्स अलॉट मेनी टाइम्स, एंड खास करके ये एक बैटल ऑफ सरायघाट है इन 1671। सरायघाट एक बड़ा सा सुंदर सा ब्रिज है,
असम में पड़ता है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे है, फेमस है। अगर आप जाएंगे गुवाहाटी तो आपको होके जाना पड़ेगा सरायघाट ब्रिज से। बैटल ऑफ सरायघाट में तो हरा देते हैं, पूरा मुगल एम्बिशन को ख़त्म कर देते हैं वहाँ पे। इनफैक्ट बाद में धीरे धीरे लोअर असम से पूरा मुगल को धीरे धीरे यहाँ से अहोम लोग यहाँ से भगा के एक्सपेल कर देते हैं। कभी नहीं हारते, क्योंकि देखिए वो गुरिल्ला वारफेयर करने लगते थे जंगलों में। तो क्या अहोम हमेशा बहुत ताकतवर थे, हमेशा सक्सेसफुल होते थे? देखिए हर राज्य टूटता है, तो इनके साथ भी होता है। यहाँ पे एक शेड्यूल्ड कास्ट की कम्युनिटी थी काफ़ी पहले, 1769 से 1799 के बीच में। मतलब कहें कि 19th सेंचुरी आने की शुरुआत में वहाँ पे एक मोमारिया रिबेलियन हो जाता है। मोमारिया रिबेल कर देते, किसके खिलाफ रिबेल करेंगे? अहोम किंग के खिलाफ रिबेल करेंगे। वो बोलते हैं मोमारियंस कि ये आप लोग अपने आप को बड़ा नोबल समझते हो, कि बड़े बड़े लोग हो, हम पे एट्रोसिटीज़ करते हो, हम शेड्यूल्ड कास्ट हैं। ये इनको कैसे मैसेज आता है? क्योंकि वहाँ पे भक्ति मार्ग के लिए अनिरुद्ध देव आते हैं। अनिरुद्ध देव आए थे 16th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी की शुरुआत तक रहते हैं। इन्होंने लोअर कास्ट को पढ़ाया लिखाया, टीचिंग दी, भक्ति मार्ग सिखाया, और बोला कि तुम पे जो राजा जो है अहोम राजा बड़ा जुर्म कर रहा है, जुल्म कर रहा है। तो लोग जो है खिलाफ हो जाते हैं। ये कौन है? शेड्यूल्ड कास्ट कौन है? मोमारियाज। ये रिवोल्ट किसके खिलाफ कर रहे हैं? अहोम किंग के खिलाफ। तो क्या इससे क्या अहोम किंग हार जाते हैं? देखिए हारते नहीं हैं, लेकिन बहुत वीक हो जाते हैं। इतना सिविल अनरेस्ट होता है कि वीक हो जाते हैं, और इसी चक्कर में इनको ब्रिटिश से हेल्प लेनी पड़ती है। ये काल कब का चल रहा है? 18th सेंचुरी की, मतलब 19th सेंचुरी की शुरुआत हो रही है, राइट? 18th सेंचुरी के अंत की बात है। तो ब्रिटिश तो आ गए थे, तो ब्रिटिश से हेल्प लेते हैं अहोम रूलर्स की, हमें बचाइए, यहाँ पे सिविल वॉर चल रहा है। और वही अहोम किंगडम जहाँ से रूल करता था शिवसागर से, शिवसागर में एक भाटियापार नाम की जगह है, वहाँ पे ये मोमारियंस अपना हेडक्वार्टर बना के बैठ जाते हैं। उस टाइम पे बांग्लादेश में, अभी तो बांग्लादेश में पड़ेगा, लेकिन उस टाइम पे असम में था रंगपुर नाम की जगह, बंगाल की जगह, और साथ ही साथ असम का जोरहाट जिला, ये सारे पूरे अफेक्ट हो गए। ठीक है, सिविल वार के कारण क्या होता है कि किंगडम बहुत वीक हो जाता है, और हर कोई इन पे अटैक करने लगता है। सिचुएशन ये हो जाती है कि बर्मीज इन्वेजन इसी टाइम पे इंडिया में शुरू होता है, क्योंकि अहोम किंगडम वीक हो गया है मोमारिया रिवोल्ट के कारण। तो बस ये मोमारिया रिवोल्ट थे, और भी कुछ लोग थे, कुछ इनके गद्दार लोग भी थे। 1792 में किंग ऑफ दरांग, दरांग जिला देखा होगा आपने शायद मैप में, दरांग के किंग जो थे वो क्या करते हैं, उनकी हेल्प कौन करता है? जो सब पहले जो आपके मुगल के सोल्जर्स जो हार गए थे ना असम में अहोम किंगडम से, अहोम के राजा ने सरायघाट के बैटल में मुगल को हरा दिया, लेकिन वहाँ पे कई डिफीटेड सोल्जर्स थे। उन डिफीटेड सोल्जर को बोला जाता था बरकंडाजेज। ये जो बरकंडाजेज थे, उनको यूनाइट किया किंग ऑफ दरांग ने। दरांग भी यहीं पे असम के मैप में है, ये वाला एरिया दरांग है। तो मुगल आ रहे थे ना, यहाँ पे कौच था ना पूरा एरिया। बैटल ऑफ सरायघाट यहीं पे होगा, सरायघाट यहीं पे है सिचुएटेड। तो वहाँ पे कई सारे जो पहले के डिफीटेड जो मुस्लिम सोल्जर्स थे, मुगल सोल्जर्स थे, वो बरकंडाजे थे। उन सारे बरकंडाजेज को दरांग के राजा ने यूनाइट करके 1792 में देखा कि जब ये पूरा रिवोल्ट चल रहा है मोमारिया का, तो ये तो अहोम तो पूरे वीक हो गए थे, लड़ाई सिविल अनरेस्ट था। तो 1792 में बरकंडाजेज को लेके वो जाके क्या करते हैं, है ना? और साथ ही साथ ये भी जान लीजिए बरकंडाजेज वहाँ के जमींदार या मुस्लिम आर्मीज दोनों के डिफीटेड सोल्जर्स थे। तो सारे को लेके किंग ऑफ दरांग जाते हैं अहोम किंगडम पे हमला करने। लेकिन इतने से सब कुछ नहीं होता, प्रॉब्लम क्या आती है कि आपस में ही राइवलरी थी। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे थे पूर्णानंदा, ठीक, और एक और थे बिपिन बदन चंद्र बोरफुकन। बदन चंद्र बोरफुकन क्या थे? अहोम किंगडम के ही वायसराय थे वेस्टर्न असम के। तो ये जो एरिया पड़ेगा, तो ये जो कॉच वाला एरिया है, ये वेस्टर्न असम हुआ, या आप कह सकते हैं कि दरांग के एरिया में ही, दरांग के एरिया में ही यहाँ पे इनका वाइसरॉय था अहोम किंगडम का, उसका नाम था बदन चंद्र बोरफुकन। बदन चंद्र बोरफुकन क्या कहते हैं कि यहाँ पे सिविल अनरेस्ट हो रहा है, वीकनेस है, तो वो बर्मा से बोलते हैं कि बर्मा के लोगों की आइए इंडिया पे अटैक कर दीजिए। तो बर्मीज इन्वेजन ऑफ असम यहीं पे शुरुआत होती है, ठीक। यहाँ के जो उस टाइम पे रूलिंग राजा थे जो अहोम किंगडम के, उनका नाम था चंद्रकांता सिंगा। ही ट्राइज टू फाइट द बर्मीज इन्वेजन इनिशिएटेड बाय बदन चंद्र बोरफुकन हु वाज लिविंग नियर द प्लेस ऑफ दरांग। इन दैट प्लेस ओनली राजा ऑफ दरांग कृष्णा नारायण ऑल्सो यूनाइटेड द बरकंडाजेस अगेंस्ट द अहोम किंगडम सीइंग द मोमारियंस रिवोल्ट। लड़ाई होती है, चंद्रकांत सिंगा ट्राइज टू कंट्रोल द बर्मीज इन्वेडर्स, लेकिन वो हार जाते हैं। लड़ते हैं बहुत वीरता से, लेकिन हार जाते हैं। तो अहोम किंगडम जो है बर्मीज इन्वेजन के कारण हार जाता है वहाँ पे। और वहाँ के जो बर्मा के लोग आते हैं, वो अहोम किंगडम के लोगों पे बड़ा ही जुल्म करते हैं।
इस कंडीशन में फिर से ब्रिटिश की हेल्प लेनी जाती है और धीरे धीरे ब्रिटिश जो है पूरे एरिया पे कब्जा कर लेंगे। लेकिन उसके पीछे भी कहानी है। तो ब्रिटिश एरा हिस्ट्री अब शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके बर्मीज इन्वेजन शुरू हो गया। बर्मीज इन्वेजन शुरू होगा तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 3 बर्मीज वार हुए थे, एंग्लो बर्मीज। उसमें से पहला जो था वो रिलेटेड है अहोम किंगडम और असम से डायरेक्टली। 1824 से 1826 के बीच में फर्स्ट बर्मीज वार हुआ था। तो बर्मीज ने क्या किया, आराकान मणिपुर को तो ऑक्यूपाई कर लिया और असम ब्रह्मपुत्रा वैली की तरफ बढ़े कि हम जाके अहोम किंगडम पे पूरा पूरा कब्जा कर लेंगे। बंगाल से लेके बर्मा पूरा अपने आप में मिला लेंगे, क्योंकि यहाँ के विद्रोही ने हमें बुलाया है कि अहोम किंगडम वीक हो गया। किसके कारण? मोमारिया जो शेड्यूल कास्ट के रिवोल्ट के कारण। घुस के पूरा एसमीज पीपल पे वो लोग एट्रोसिटीज़ करते हैं। और इनफैक्ट एसमीज पीपल इतने परेशान होते हैं कि जो बंगाल का एरिया था जिस पे ब्रिटिश रूल कर रहे थे, बंगाल प्रोविंस था ना, वहाँ पे भाग जाते हैं कई लोग। तो बंगाल के एरिया तक ये लोग पहुंचने लगे थे पूरे। कौन? बर्मीज। फिर जो है फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार होती है 1824 में। अहोम किंगडम भी हेल्प मांगता है और वो बांग्लादेश की तरफ भी जा रहे थे, तो दोनों से ब्रिटिश को प्रॉब्लम थी। तो ब्रिटिश फोर्सेस कहाँ तक? रंगून तक पहुंच जाती है मई 84 में, और कैपिटल तो उन टाइम पे उनका आवा था, वहाँ तक पहुँच जाती हैं। तो इसी को देखते हुए बर्मीज डर जाते हैं और क्या करते हैं, 1826 में ये वार खत्म हो जाता, फर्स्ट वार। आगे सेकेंड थर्ड भी होगा। फर्स्ट वार के बाद जो ट्रीटी होती है उसी को बोलते हैं ट्रीटी ऑफ यानदबो। वहाँ पे बर्मा की जगह है। और बर्मा ने क्या प्रॉमिस किया? एक तो कंपनसेशन देगा, ठीक, और बाकी आरकान वगैरह को छोड़ देगा। साथ ही साथ असम पे कोई भी क्लेम नहीं करेगा। दैट मीन्स कि अहोम के राजा को सिक्योरिटी दे दी गई। कचर, जैंतिया, मेघालय, कचर, असम, ये सारे बच गए, है ना। बाकी मणिपुर वगैरह के साथ क्या हुआ ये मैंने आपको बता दिया पहले, उसमें देखने की जरूरत नहीं। इस तरह से ट्रीटी ऑफ यानडबो तो हो गई 1826 में। लेकिन इस लड़ाई के पहले जब अहोम किंगडम ने मदद मांगी थी ब्रिटिश से, तो कुछ प्रोमिसेज करवाए थे। उन्होंने ये बोला था कि जैसे वार खत्म हो जाएगा तो आप हमारा असम छोड़ के चले जाओगे। ब्रिटिश ने ये नहीं किया, ठीक है। पहले ब्रिटिश ने प्लेस किया था कि जैसे ही वार खत्म हो जाएगा, अहोम किंगडम बच जाएगा, तो हम अपने बंगाल में चले जाएंगे, आप अपना असम में रूल कर लेना, पूरा कचर में, असम में। लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया, शुरू करना अहोम किंगडम के टेरिटरी को ही वो मिलाना अपने आप में शुरू कर दिया। अब क्या होता है, अहोम किंगडम के लोग अहोम ही रिवोल्ट कर देते हैं। 1826 में ट्रीटी ऑफ यानडबो हो गई। ट्रीटी ऑफ यानडबो के बाद जब आपका बर्मा हार के मान के चला गया असम से, तो नाउ ब्रिटिश हैड टू वेकेट द असम। लेकिन ब्रिटिश से क्या करते हैं, अहोम किंगडम की ज़मीन ही लेने लगते हैं। इस बात से परेशान होकर 2 साल बाद 1828 में अहोम किंगडम ही रिबेल कर देता है। और उसकी लीडरशिप कौन लेते हैं, ये सारा स्पेक्ट्रम में है, ठीक है, इधर उधर से नहीं पढ़ा रहा। गोमधार कौनवार, वो एक अहोम प्रिंस ही हैं। साथ ही साथ उनके और भी जो है राजा के लोग वगैरह चलेंगे, है ना, जैसे धनंजय बोंगहैन, जयराम खरगरिया फूकन, ये सारे लोग यहाँ पे यूनाइट होते हैं और ब्रिटिश के खिलाफ ही लड़ते हैं। सारे लोग जोरहाट वाला जो जिला दिखा था वहाँ पे जमे हो जाते हैं और इनका अपने आप को क्या बोलते हैं, किंग किसको बोलते हैं, गोमधार कौनवार को, कि ये अहोम किंग है। ब्रिटिश ने हमारी हेल्प की है, लेकिन उन्होंने प्रॉमिस किया था ट्रीटी ऑफ यानडबो जब हुआ था 1826 में बर्मा के साथ, कि ब्रिटिश भी छोड़ के ये एरिया चले जाएंगे, बर्मा भी छोड़ के चला जाएगा। अब देखिए, लेकिन ब्रिटिश ही लेने लगे। कंपनी तो देखिए ब्रिटिश तो छोड़ नहीं सकती थी, उनको तो वहाँ पे चाय दिख रहा था, चाय पियेंगे गरम गरम। तो 1833 में फाइनली ये 5 साल के रिवोल्ट के बाद कंपनी क्या बोलती है कि ठीक है, आप एक काम करिए, आप शिवसागर से रूल करते थे ना, तो ये जो अपर असम का एरिया है वहाँ पे महाराजा पुरंदर सिंह नरेंद्र रहेंगे, और जो वेस्टर्न असम का एरिया है, कामरूप गुवाहाटी वगैरह का, ये वाला जो एरिया है, शिवसागर वाला जो एरिया है, ये हमें दे दीजिए। तो वेस्टर्न असम जो है ब्रिटिश ले लेते हैं ऑलरेडी। ये क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे चाय की बड़ी अच्छी खेती हो रही है, द्वार का एरिया, चाय की खेती हो रही है, तो ये ले लेते हैं। इसलिए तो आपको बताया था ना कि नीचे मेघालय को भी जब क्रॉस करना था तो पहले ही ब्रिटिश यहाँ पे पहुंचे हुए थे और उनको कनेक्ट करना था बांग्लादेश को ब्रह्मपुत्र के वैली के एरिया से, क्योंकि वो ऑलरेडी ब्रिटिश कब बैठ गए हैं, 1833 में, ठीक। लेकिन ये 1833 में हुआ था, 5 साल ही चलता है। 5 साल बाद में क्या करते हैं, ब्रिटिश पूरा का पूरा असम ले लेते हैं। इस तरह से ब्रिटिश का पूरे के पूरे असम में कब्जा हो जाता है। जब ब्रिटिश आ जाते हैं तो वहाँ पे कुछ और रिवोल्ट्स वगैरह होते हैं। इसी बीच में एक रिबेलियन ऑफ सिंगपोज होता है, जो कि आप स्पेक्ट्रम में पढ़नी है, 1830s में होता है। उसको भी जो है ख़त्म कर दिया जाता है ब्रिटिश द्वारा। एक्चुअली फिर 1839 में क्या होता है, अच्छा कुछ और स्मॉल इंसिडेंसेस मैंने डाले हैं कि 1839 में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट को वहाँ पे मार दिया जाता है। चीफ निरांग फीडू एक यहाँ पे अपराइजिंग लीड करते हैं असम में 1843 में, और ब्रिटिश गैरिसन पे जहाँ पे आर्म स्टोर होते हैं वहाँ पे अटैक किया जाता है और कई सोल्जर्स की डेथ होती है। तो थोड़ा सा चीफ निरांग फीडू का नाम याद रख लिया, इतना काफ़ी है।
दो रिवेलियन और सुन लीजिए यहाँ पे। एक खाम्पटी रिवेलियन हुआ था, ये भी असम में ही हुआ था 1839 से 1842 के बीच में। अब ये सोचिए कि 1838 में ब्रिटिश आ चुके हैं पूरे एरिया में, तो खाम्पटी रिवेलियन किसके खिलाफ होगा? असम में ब्रिटिश के खिलाफ ही होगा। एक और चीज़ है, जब आपका 1857 का रिवोल्ट हुआ तो उसके पहले कई सारे कंपनी के फोर्सेस के बीच में रिवोल्ट हुआ था। तो ग्रेनेडियर कंपनी थी वहाँ पे असम में, वहाँ पे भी 1825 में रिवोल्ट हुआ था। तो ब्रिटिश का इतना इंटरेस्ट कैसे आया? देखिए 1834 में ब्रिटिश डिस्कवर करते हैं कैमेलिया साइनेंसिस की स्पेसिस असम में है। कैमेलिया साइनेंसिस मतलब कि टी की स्पेसिस असम में है। तो क्या करते हैं, लोकल लोगों से 1838 में आ ही गए थे वो लोग, 1839 के पास लोकल लोगों से वहाँ पे लैंड जो है रेंट करने लगते हैं, टी के प्लांटेशन लगाने लगते हैं। देखते हैं क्या कि सॉइल भी सुटेबल है, क्लाइमेट भी सुटेबल है, दुआर के रीजन में बड़ा मज़ा आ रहा है। लेकिन उनको लेबरर नहीं मिल रहे थे, तो लेबरर पहले वो लोग मंगवाते थे हान चाइनीज़ लेबरर, क्योंकि टी की प्लकिंग एक टेक्नोलॉजिकल तो नहीं बोलूँगा, टेक्निकल वर्क है, स्किल्ड वर्क है, हर कोई नहीं कर सकता, आप नहीं कर पाओगे। तो चाइना में तो हो रहा था टी, तो हान चाइनीज़ लेबरर्स को लाते हैं चाइना से। लेकिन जो नेटिव एसएमईज हैं वो हमेशा से इस चीज़ से खिलाफ रहते हैं, तो उनको इस बात से प्रॉब्लम होती है। तो कम से कम ये बोलते हैं कि ठीक है, हान चाइनीज़ को नहीं लाएंगे, इंडिया के ही सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट से यहाँ पे हम लोग टी के प्लांटेशन में काम करने के लिए लोगों को लेके जाएंगे। तब से जो टी प्लांटेशन के लेबरर्स की हालत ख़राब है, इकोनॉमिक और सोशल, आज तक वही चल रही है। ठीक। साथ ही साथ एक और आपको नॉलेज दे दूं कि कैमेलिया साइनेंसिस पहले चाइना वाला स्पेसिस यहाँ पर डिस्कवर करके चलाया जाता था, कई हाइब्रिड वेराइटीज़ वगैरह ट्राई किए। लास्ट में असम का एक अलग से वेराइटी था कैमेलिया एसेमिका, वो जो है मोस्ट सुटेबल वेराइटी असम के लिए माना गया। यहीं पे स्पेक्ट्रम से एक और चीज़ निकाली हुई है, एंग्लो भूटानीज रिलेशन। जब आपने ये असम का मैप देखा था तो आपने देखा था कि यहाँ पे भूटान सिचुएटेड था। भूटान के लोग क्या थे, चूँकि क्लोज प्रॉक्सिमिटी में थे, तो वो असम पे बार बार अटैक करते थे, है ना। जैसे ही ब्रिटिश आपके 1826 में असम में आ गए तो भूटानीज लोग ऊपर से यहाँ पे अटैक करते थे कि हम तो माउंटेन पे ऊपर से अटैक करेंगे। और सारे जो पासेस थे ना यहाँ पे भूटान के, ये पासेस से आते थे वो लोग। और ये पासेस की क्या तो बहुत ज़रूरत थी, ये चाय के लिए बहुत अच्छी जगह थी, तो इस बात से बहुत प्रॉब्लम होती थी ब्रिटिश को। तो क्या किया, अंत में ब्रिटिश ने उनसे लड़ाई की, 1865 में भूटानीज को हरा दिया और सारे के सारे पासेज जो हैं हमने मतलब ब्रिटिश ने रख लिए। उसके बदले में क्या करते थे, एनुअल सब्सिडी दे देते थे भूटानीज को कि लो थोड़े से पैसे ले लो, क्योंकि वहाँ पे टी की खेती हो रही थी, ये भी नहीं चाहते थे कि ऊपर से अटैक करें। भूटान जो है अपनी टेरिटरी यहाँ पे सीड करता है ब्रिटिश प्रोविंस को। आसाम, आसाम का दुआर का एरिया, यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल आएगा, ये भूटान आएगा और ऐसे असम का एरिया चलेगा। तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल का भी दुआर का एरिया है, आपको पहले ही दिखाया था कोच वाले एरिया के पहले। तो वेस्ट बंगाल का दुआर का एरिया भूटान यहाँ से सीड कर देता है। असम का दुआर का एरिया भी जो है भूटान यहाँ पे सीड कर देता है। साथ ही साथ एक वहाँ पे प्लेस थी भूटान की देवनगिरी, उसको भी जो है सीड कर दिया जाता है असम के एरिया में। इसके बदले में पैसा मिलेगा, हम 50,000 रुपये भी मिलेंगे। ठीक है, यही एरिया जो है काफ़ी जो है टी ग्रोविंग एरियाज बन गए बाद में। अब ब्रिटिश की हिस्ट्री असम में कैसे चलती है। सबसे पहले असम को बंगाल प्रेसिडेंसी का ही पार्ट बनाया गया था 1906 में, फिर ईस्टर्न बंगाल एंड असम प्रोविंस बनाया गया था एक। 1912 में फाइनली उसको एक चीफ कमिश्नर का प्रोविंस बनाया गया था। 1912 में हालांकि बात है, लेकिन बीच में 1913 में एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी। 1937 में असम लेजिस्लेटिव असेंबली भी बन गई। असम लेजिस्लेटिव असेंबली उस टाइम पे शिलोंग में थी, क्यों? क्योंकि इस पूरे रीजन का कैपिटल उस टाइम पे शिलोंग में था। और ज़्यादा लेबरर माने लाए गए सेंट्रल इंडिया से, तो डेमोग्राफिक कैनवास तो पूरा एरिया का बढ़ गया, तभी से कॉस्मोपॉलिटन हो गया। लेकिन हालत ख़राब है ट्री के प्लांटेशन में। अच्छा, असम का बंगाल के पार्टीशन से क्या रिलेटेड है? देखिए, जब ब्रिटिश ने ये डिसीजन लिया था 1903 में कि हम लोग बंगाल का पार्टीशन कर देंगे, 1905 में तो क्या बोला था कि दो प्रोविंसेस नए बनेंगे, एक तो बंगाल बनेगा, उसमें क्या होगा, वेस्टर्न बंगाल होगा, और साथ ही साथ उसमें बिहार और उड़ीसा होगा। ये क्यों करना था? ताकि वेस्टर्न बंगाल, बिहार, उड़ीसा जब तीनों को मिलाएंगे तो बंगाली लोग वहाँ पे माइनॉरिटी हो जाएंगे। पहले हिंदू मेजॉरिटी होगी, लेकिन बंगाली माइनॉरिटी हो जाएंगे, तो उससे जो चल रहा था बंगाली लोगों के बीच में बड़ा देशभक्ति, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि बंगाली माइनॉरिटी हो गया। उड़ीसा और बिहार के लोग काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे इस प्रोविंस में। और दूसरी तरफ क्या बनाएंगे, ईस्टर्न बंगाल, और ईस्टर्न बंगाल जो है असम साथ ही साथ बनाए जाएंगे एक साथ। तो ईस्टर्न बंगाल और असम में क्या होगा, आप सोचिए वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी ताकि बंटवारा हो जाए अच्छे से। लेकिन फाइनली आपको पता है कि ये पार्टीशन अनल कर दिया जाता है 1911 में। उसके बाद क्या होता है, बिहार अलग बन जाता है, उड़ीसा अलग बन जाता है, बंगाल अलग बन जाता है ना, और असम अलग बन जाता है। समझ गए?
उस समय का यूनाइटेड बंगाल रह गया है ना, हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए। वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल नहीं रहा, एक बंगाल रहा। असम अलग से प्रोविंस बन जाता 1911 में। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने फ्रीडम मूवमेंट के दौरान यहाँ पे असम में क्या हालत थी ये बताया था। जो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट चल रहा था गांधी जी के लीडरशिप में, तो असम में जो टी के प्लांटेशन बन गए थे वहाँ पे स्ट्राइक हुए थे। जो ब्रह्मपुत्रा पे स्टीमर सर्विसेज थी उनमें भी स्ट्राइक हुआ था। और असम बंगाल का रेलवे जो था, जो उस समय पे ही तो दार्जिलिंग से टॉय ट्रेन वगैरह की शुरुआत, तो असम बंगाल का जो रेलवे था वहाँ पे सारे जो थे जगह वहाँ पे स्ट्राइक हुए थे। और इनको जो लीड कर रहे थे उन लीडर का नाम याद रख लीजिए, जेम्स सेन गुप्ता इन स्ट्राइक्स को लीड कर रहे थे। इस बीच में एक पोएट भी थे जो काफ़ी अच्छी पोएट्री करते थे, उनको असम केसरी के नाम से जाना जाता है, अंबिका गिरी रॉय चौधरी। उनकी पोएट्री से भी असमीज लोग में एक नेशनलिस्ट स्पिरिट काफ़ी आया था। लेकिन दो यहाँ पे कांग्रेस के लीडर हैं जिन्होंने सीधे सीधे बोल दिया कि हम असम में मूवमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि इनका खुद का टी का प्लांटेशन था, तो क्यों स्ट्राइक करवाएंगे। उनमें से एक थे एनसी बॉर्डोलोई और दूसरे थे तरुनरम फूकन। खुद के थे इनके टी गार्डन्स, इसलिए इन्होंने बोला कि हम फॉरेस्ट सत्याग्रह नहीं करेंगे गांधी जी के कहने पे। बाद में जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट आता तो आप देख रहे हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में काफ़ी स्ट्राइक वगैरह हो रही है। लेकिन जब सीडीएम आता है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, साल सत्याग्रह के बाद, तो यहाँ पे कुछ खास नहीं होता 1912 21 22 में। क्यों? क्योंकि इस समय पे क्या होता ना कि असम में बंगालीज के बीच में, असमीज के बीच में, हिंदूज के बीच में, मुस्लिम के बीच में हर तरह की जो थी यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही थी, आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही थी। क्योंकि बंगाल के एरिया से बहुत ज़्यादा मुस्लिम किसान यहाँ पे आ गए थे, क्योंकि ईस्टर्न बंगाल तो पूरा पॉपुलेटेड था, बंगाल पूरा पॉपुलेटेड उस टाइम पे, यहाँ पे थोड़ी कम पॉपुलेशन थी, तो सारे लोग आ गए थे और एक एथनिसिटी की कन्फ्लिक्ट चल रही थी। तो ये लोग खुद ही बिजी थे, तो सीडीएम में ये बहुत पार्टिसिपेट नहीं करते। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक स्टूडेंट का स्ट्राइक होता है करके। वो क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे कनिंगम सर्कुलर आया था, ये आपके स्पेक्ट्रम में सारा कुछ। कनिंगम सर्कुलर में ये लिखा गया कि स्टूडेंट जो है पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो या कुछ भी, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इस बात के लिए यहाँ पे विद्रोह होता है 1930 में, सॉरी हाँ 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है जो है। 1921 में टू में तो वो चल रहा है ना नॉन कॉपरेशन। 1930s में जो चल रहा था वो क्या चल रहा था, 1930s के बाद 31 के अराउंड क्या चल रहा था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो उस टाइम पे असम के स्टूडेंट बोलते हैं कि हम लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे पॉलिटिक्स में, तो उन पर बैन कर दिया जाता है एक सर्कुलर निकाल के, कनिंगम सर्कुलर। ठीक। यहाँ पे साथ ही साथ ये भी जानिए कि जो कचारी एरिया दिखाया था आपको, तो कचारी विलेजेस में फॉरेस्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए 1930 में चंद्र प्रभा साइकियानी ने सब लोगों को इंसाइट किया था कि जो कचारी लोग हैं अपने फॉरेस्ट लॉ को ब्रेक करिए। लेकिन असम कांग्रेस का जो लीडरशिप था वो इस चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, वो बहुत साथ नहीं दे रहा था। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस, जैसे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी तो 1950s में असम का ये हाल था। ठीक। सबसे पहले तो ये हुआ कि आप देख रहे हैं ये पूरा एरिया जो देख रहे हैं आप, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और साथ ही साथ मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, यहाँ पे मिजोरम और मेघालय और असम, पूरा का पूरा असम ही कहलाता था। बाकी मणिपुर अपना अलग चल रहा था, त्रिपुरा अपना अलग चल रहा था, प्रिंसली स्टेट वगैरह चल रहे थे, वहाँ पे कोई खास इशू नहीं था। लेकिन बाकी सारे एरिया असम में ही आते थे। और कैपिटल कहाँ था? कैपिटल पहले शिलोंग में था, आपको पता ही है जो बताया थोड़ी देर पहले। पहले तो शिलोंग से कैपिटल को यहाँ पे लाया गया गुवाहाटी में। एक और चीज़ थी, जैसे इंडिया का पार्टीशन हुआ था ना, तो यहाँ जो एरिया है ये वाला एरिया, यहाँ पे सिलहट करके एक डिस्ट्रिक्ट था असम का, है ना। तो उस सिलहट एरिया को बांग्लादेश में दे दिया गया, वहाँ पे रेफरेंडम कराया था उसके लिए। तो सिलहट के लोगों ने क्या चूज़ किया, उन लोगों ने बोला कि हम पाकिस्तान, उस समय पे बांग्लादेश, उस समय पे तो पूरा क्या था, ईस्ट पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान का ही पार्ट था। तो सिलहट जो था असम का वो चला गया कहाँ, रेफरेंडम से चला गया ईस्ट पाकिस्तान में, जो कि अब बांग्लादेश बना। लेकिन सिलहट का एक छोटा सा एरिया हमारे असम में रह गया उस टाइम से, उसका नाम है करीमगंज। आप डिस्ट्रिक्ट का मैप देख रहे हो तो आपने देखा होगा करीमगंज, तो करीमगंज रह गया, बाकी पूरा का पूरा सिलहट कहाँ चला गया, बांग्लादेश में चला गया। अब अगर हम देखें कि इंडिया में कितने स्टेट, कौन कौन से स्टेट असम से बने हैं, तो देखिए सबसे पहले 1963 में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे नागालैंड है ना, तो नागा हिल्स डिस्ट्रिक्ट जो था असम का, वो इंडिया का 16th स्टेट बना नागालैंड के नाम से। सबसे पहले 1963 में असम का जो था एक जिला, उसका नाम था नागा हिल्स, वो क्या बन गया, नागालैंड। तो ये एरिया जो था पूरा, ये नागालैंड बन गया। एक चीज़ तो ये हुई।
फिर क्या हुआ, साथ ही साथ तुएनसांग का कुछ पार्ट जो है नागालैंड में डाल दिया गया। यहाँ पे तुएनसांग जिला का कुछ पार्ट नागालैंड में डाल दिया गया। 1970 में क्या होता है, यहाँ पे जो आपके खासी एंड जैंती एंड गारो हिल्स हैं, दैट मीन्स कि ये वाला एरिया गारो गारो खासी जो जैंतिया हिल्स हैं, 1970s में वो भी चली गई अपने अलग स्टेट में। 1970s में गई हैं। सबसे पहले 1970 में उनको एक ऑटोनॉमस स्टेट बना दिया गया असम के ही अंदर, ये पहले पढ़ाया है। और 1972 में मेघालय बन गया विथ गारो खासी एंड जैंतिया डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम। उसमें से एक कंबाइंड डिस्ट्रिक्ट था, बट एरिया ऑफ गारो खासी जैंतिया याद रखिए। ये पूरा असम 1972 में ऑर्गेनाइज हुआ था। तो 1972 में और भी कुछ चीज़ें हुई थी। अरुणाचल प्रदेश द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी एंड मिजोरम फ्रॉम मिजो हिल्स इन साउथ वेस्ट सेपरेटेड फ्रॉम असम एज यूनियन टेरिटरीज। तो साथ ही साथ यहाँ पे क्या किया गया था, अरुणाचल प्रदेश निकाल दिया गया एक यूनियन टेरिटरी की तरह 1972 में। और जो आप ये मिजोरम देख रहे हैं ये भी 1972 में यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। बाकी बाद में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश पहले जब असम का पार्ट था तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी था, तो ये दोनों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1972 में और मेघालय ये सारे निकल गए। और बाद में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम यूनियन टेरिटरी से स्टेट बन गए 1986 में। अब असम में थोड़ी इंसर्जेंसी और लोगों का मतभेद देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये देखिए कि जब आपका बांग्लादेश का वार चल रहा था 1970s में, तो कई हिंदू माइग्रेंट्स बांग्लादेश के वार से, जो कि पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग होना चाह रहा था, तो कई लोग वहाँ पे मुस्लिम हिंदू जो भी थे वार टाउन बांग्लादेश से निकल के कहाँ चले गए, कई लोग वहाँ पे असम में चले गए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बांग्लादेश से आए हुए लोगों की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई 1970s में, 1980s में इसके खिलाफ वहाँ पे लोकल लोगों में आक्रोश हो गया। वहाँ पे एक पार्टी थी, स्टूडेंट पार्टी थी, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन। वो बहुत नाराज़ थी, विद्रोह कर रही थी, विद्रोह तो नहीं बोले, बहुत नाराज़ कर रही थी, प्रदर्शन कर रही थी। तो राजीव गांधी उनके साथ बैठे 1985 में और एक अकॉर्ड साइन किया जिसका नाम है असम अकॉर्ड, और बोला कि हम यहाँ पे एनआरसी अपडेट करवाएंगे। असम में 1951 में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बनी थी कि असम में 1951 में कौन सिटीजन है। तो यहाँ के ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने बोला कि 1973 में यहाँ पे काफ़ी लोग आ गए, तो आप एक बार एनआरसी को फिर से अपडेट करिए और जो बाहर से आया उसको निकाल दीजिए, नहीं तो हम प्रदर्शन करेंगे। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन को इस डिमांड को देखकर असम अकॉर्ड साइन किया गया, है ना। उसके पहले अशांति के कारण यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल वगैरह लग गया था। जैसे ही ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के साथ ये अकॉर्ड साइन होता है और ये प्रॉमिस किया जाता है कि हम एनआरसी वगैरह अपडेट कराएंगे, वहीं पे ऑल असम स्टूडेंट यूनियन अगले इलेक्शन में लड़ता है जब प्रेसिडेंट रूल हटता है। उसी का नाम पड़ता है एजीपी, असम गण परिषद। असम गण परिषद वहाँ पे कांग्रेस को हरा के विक्ट्री ले लेता है, और यही असम गण परिषद आज बीजेपी के अलायंस में है, और ये दोनों लोग एनआरसी वगैरह के सपोर्टर थे। तो फाइनली ये क्या हुआ था, एनआरसी इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि एनआरसी को इंप्लीमेंट करिए, और उसी लिए एनआरसी का अपडेट को इंप्लीमेंट करिए, और उसी लिए एनआरसी का अपडेट अभी अभी असम में किया जा रहा है, करा जा रहा है और हो रहा है, जैसे भी चल रहा है प्रोसेस। तो ये असम गण परिषद या असम स्टूडेंट, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन जो पहले था, इसका इतना बड़ा योगदान है एनआरसी वगैरह की शुरुआत के लिए। हालांकि इस बीच में ये लोग बीजेपी से नाराज हो गए थे। बीजेपी कहीं ना कहीं चाह रही थी कि जो हिंदू बंगाली आए हैं उसको रहने दिया जाए इंडिया में, असम में, बाकी जो मुस्लिम जो आया बाहर से तो उसको थोड़ा, मतलब इस तरह की पॉलिटिक्स चल रही थी। लेकिन वहाँ का असम गण परिषद का ये कहना है, उनकी एथनिसिटी, उनका कहना है कि हमें हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं है, हमें जो भी बाहर से आया तो उनको हटाना है। एनीवे, असम में एक और प्रॉब्लम था। असम में यहाँ पे बोडो एरिया है, तो बोडो जो ट्राइब हैं उनको अपनी एथनिसिटी, अपनी आइडेंटिटी की बहुत हमेशा से रहती है। तो बोडो ट्राइबल्स जो हैं लोकल एसमीज के खिलाफ जो है वहाँ पे कई बार खड़े हो गए, है ना। इस चीज़ को वहाँ पे लीडरशिप दी थी ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन ने। बीच में जो धीरे धीरे फिर शांति हो गई, बोडो का टेरिटोरियल काउंसिल वगैरह भी बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, अपनी इंडिपेंडेंस लेते। रिबल्स विदाउट कॉज में मैंने बताया कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी है, आपको ये मैप देखने की कोई जरूरत नहीं है। रिलीफ कैंप की बात हो रही है गुरिल्ला ग्रुप्स के लिए जो पकड़े गए बाद में, उनके लिए डेजिग्नेटेड कैंप वगैरह बनाए गए हैं। आपको जानना है असम में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम को, इसका तो कहना है कि ये 1960s 1970s में ही बना था। बाकी इसने ऑपरेशन जो अपने शुरू किए थे 1990 में शुरू किए थे, और सीधे सीधे इसने बोला था कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, हम असमीज लोगों का एक अलग से कंट्री होना चाहिए। इसको तुरंत 1990 में ही बैन कर दिया गया, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया, बोल दिया गया। लेकिन इसके बाद उसने बहुत बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह किए, कई लोगों की जानें गई। और कहा जाता है कि जो मैंने आपको NSCN पहले पढ़ाया था, नागालैंड का जो ऑर्गेनाइजेशन है इंसर्जेंसी का, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, उसके साथ भी इसने हाथ मिलाया था 1983 में। और इनफैक्ट बर्मा की एक कचीन इंडिपेंडेंट आर्मी है, बर्मा की, म्यांमार की, वहाँ से भी इन्होंने हाथ मिलाया था।
लेकिन इनका ना बहुत बड़ा रेस्क्यू होता था बांग्लादेश, ये भाग जाते थे, बांग्लादेश में घुस जाते थे। अब बांग्लादेश में लंबे टाइम से शेख हसीना की गवर्नमेंट है, जो कि इंडिया की काफ़ी अच्छी फ्रेंड है। तो जितने भी वहाँ पे उनके पॉइंट बने हुए थे रेस्क्यू करके घुस के, तो वहाँ पे साथ दिया है बांग्लादेश ने इंडिया का शेख हसीना के थ्रू। और अल्फ़ा की अभी हालत ख़राब है, असम में पीस मेंटेन्ड है कहीं ना कहीं, फ्रिंज घटनाएं तो हर जगह हो जाती हैं। अगर हम असम की पॉलिटी को देखें तो आपको पता है कि असम जो है आपके फिफ्थ शेड्यूल में आता है, सॉरी सिक्स्थ शेड्यूल में आता है, जिसमें कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं, तो असम भी आता है। तो जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट में मैंने आपको बताया था कि कुछ स्टेट्स एग्जेम्प्टेड होते हैं, कुछ एरियाज एग्जेम्प्टेड होते हैं, तो कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता 73rd अमेंडमेंट पंचायती राज एक्ट? नागालैंड में, मेघालय में, मिजोरम में और कुछ और एरियाज़ में। ये एरियाज़ वो हैं, या तो वो शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज़ हैं किसी स्टेट में, या मणिपुर के हिल एरिया जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, या फिर वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग है ना, क्योंकि वहाँ पे गोरखा, दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल है, तो ये लोग अपनी तरफ से एडमिनिस्टर करते हैं। पंचायती राज डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया 1996 का कानून लगा दें, तो थोड़े मॉडिफिकेशन के साथ पेशा एक्ट को हम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वो एक तरह का पंचायती राज और ट्राइबल रूल को दोनों को मिला के चलाने का है। अभी इंडिया में जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं तो 10 स्टेट्स में है, उसकी लिस्ट ये है, राइट। और अगर हम लोग बात करें कि 10 ट्राइबल एरियाज जो कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट हैं, वो कौन कौन से हैं, तो वो भी इंडिया में कितने हैं? 10 हैं। उसमें से आसाम में 3 हैं, मेघालय वाला, त्रिपुरा वाला, मिजोरम वाला डिस्कस हो चुका है। आसाम में 3 हैं एरियाज। ये 3 एरियाज कौन से हैं? ये 3 एरियाज हैं दीमा हसाओ ऑटोनोमस काउंसिल, कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। ये जो ऊपर आप ग्रीन वाला देख रहे हैं, ये बोडोलैंड है, यहीं पे बनता है बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। ये डार्क ब्लू वाला कार्बी आंगलोंग टेरिटोरियल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, और जो लाइट ब्लू है ये वाला, ये दीमा हसाओ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। 3 है असम में ऐसे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। बोडोलैंड वाला जो एरिया है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, वो असम के 4 डिस्ट्रिक्ट को ओवरलैप करता है, कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदयगिरी टॉप पे ऐसे। असम में राज्यसभा की सीट 7 है, उसके जस्ट डबल लोकसभा की 14 है, ठीक ठाक नंबर है। लेजिस्लेटिव असेंबली में 126 मेंबर्स हैं। इसके साथ मैं इस लेक्चर को समाप्त करूंगा। नेक्स्ट में मिलेंगे तो हम लोग आर्ट एंड कल्चर करेंगे असम का। अभी के लिए इस लेक्चर में इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वाले में मिलते हैं, आर्ट एंड कल्चर करेंगे, और वो हाई ROI एरिया है, राइट, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे एनवायरनमेंट में तो मत पूछो, असम में बहुत कुछ सारी चीज़ें। मज़ा आता है किसी स्टेट को जानने में। आपका भारत दर्शन तो यही हो गया पूरा। अच्छा, ये लेक्चर ठीक है, लंबे हो सकते हैं, लेकिन ये ऐसे इंटरेस्टिंग है कि आपको देख के मतलब उसके बाद PDF वगैरह एक बार देख लोगे तो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। और बेसिक बुक से ही हैं, तो पढ़ना तो है ही उधर भी, तो इधर साथ ही में एक जगह पढ़ लें ताकि याद रहेगा मेमोरी में। थैंक यू फिर।